के सर्वोच्च नेता मोसाद की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। ये सारे के सारे प्रिसाइज स्ट्राइक हुए हैं, पिन पॉइंट स्ट्राइक हुए हैं कि अगर मोसाद कुछ कह रहा है, अगर इजराइल धमकी दे रहा है तो इजराइल यूं ही धमकी नहीं देता है, ये सब जानते हैं। एक दिन पहले ये धमकी दे रहे थे, अगले दिन इजराइल ने इनको एलिमिनेट कर दिया। इजराइलीज ईरान के सिस्टम में बुरी तरह से घुसे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ईरान के आसमान में गरजते हैं और उसका कोई जवाब ईरान के पास नहीं होता है। आईडीएफ ने एक और ट्वीट किया जिसमें ईरान के मिसाइल रेंज को दिखाया गया है। इजराइल में भी जबरदस्त अटैक किया है ईरान ने। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की जान खतरे में है। हम ऐसे नहीं कह रहे, सीरियस थ्रेट है आयतुल्लाह खामनेई की जान को, और वो इसलिए क्योंकि अब ईरान के सर्वोच्च नेता मोसाद की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। और दुनिया जानती है, हम आप जानते हैं कि मोसाद ने अगर किसी ऑपरेशन की हामी दे दी है या मोसाद अब किसी चीज को करना चाह रही है, किसी इंटेलिजेंस या किसी खुफिया ऑपरेशन की तैयारी में है, तो फिर मोसाद को रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें खबर अब ये आ रही है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ये अनुमति दे दी है कि अब अगर जरूरत है तो ईरान के सर्वोच्च नेता को खत्म कर दिया जाए। आपको ये पता है कि मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी इजराइल जो है, ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बड़े आर्मी के अफसरान, इवन आईआरजीसी का हेडक्वार्टर, आईआरजीसी इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर, आपको पता है ईरान के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने उड़ा दिए हैं। ये सारे के सारे प्रिसाइज स्ट्राइक हुए हैं, पिन पॉइंट स्ट्राइक हुए हैं, और वो सब किया गया है जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव फिलहाल इजराइल पाना चाहता था। लेकिन इसमें एक मेजर डेवलपमेंट ये है कि अब तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्मी के अफसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के बाद सबसे सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को लेकर खबर आ रही है, जिसमें कहा गया है इजराइल इज कंसिडरिंग द लिक्विडेशन ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर। Israel does not rule out the physical elimination of Iran's supreme leader if Tehran continues to develop nuclear weapons. कोई इधर उधर की बात नहीं है, बिल्कुल बात यह है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटता है तो फिर आप खतरे में हैं। आयतुल्लाह खामनेई। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है इसमें कि अगर मोसाद कुछ कह रहा है, अगर इजराइल धमकी दे रहा है तो इजराइल यूं ही धमकी नहीं देता है, ये सब जानते हैं। डिप्लोमेसी का डी समझने वाले लोग भी इस बात की गंभीरता को बेहतर समझते हैं कि अगर इजराइल कह रहा है तो इजराइल कर भी देगा। इजराइल ने कोई एक आध मौके ऐसे नहीं है कि किसी बड़े लीडर को धमकी दी हो। इससे पहले भी इजराइल ने, वो चाहे हमास का लीडर हो, वो चाहे हिजबुल्लाह प्रमुख हो, बोल के निपटाया है। इजराइल ने बोला है कि आपकी जान खतरे में है, और अगले कुछ दिनों में वो चाहे इस्माइल हानिया हो या फिर हिजबुल्लाह वाले हसन नसरल्लाह, छिपे हुए थे, बंकर में थे, फिर भी पिन पॉइंट स्ट्राइक में लेबनान के अंदर उनको मार गिराया गया। इसलिए जब ये कहा जा रहा है कि अब आयतुल्लाह खामनेई का नाम है, तो ये बेहद गंभीर संकेत हैं ईरान के लिहाज से, अगर इसको देखें। और इसको और भी गंभीर क्यों लेना चाहिए, इसको अगर आप हालिया घटना से समझेंगे तो मैं बता देता हूँ। एक वीडियो जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये ईरानियन फोर्सेस ने जारी किया था। जारी इसलिए किया था कि देखिए हमारी कितनी तैयारी है, देखिए हम कितने ताकतवर हैं, देखिए हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। ये वीडियो जारी करने के दौरान जो 2 लोग आपको जीप पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें चीफ ऑफ स्टाफ ईरानियन आर्म फोर्सेस और कमांडर ऑफ द आईआरजीसी एयरफोर्स के 2 लोग हैं जो आपको किसी खुली जीप पर दिखाई दे रहे हैं, और दोनों तरफ हथियार हैं। आप यकीन करिए, ईरान ये वीडियो जारी तो करता है अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन बात जो आगे बढ़ गई वो ये कि वो दोनों लोग जो जीप पे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब वीडियो जारी किया जाता है प्रोपेगेंडा के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखिए वॉर में हम कितना आगे हैं,
हम भी युद्ध से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन जो कमांडर है, जो आईआरजीसी का चीफ है, उसी को इजराइल एलिमिनेट कर देता है। इसीलिए जब मैंने कहा आपसे कि जब इजराइल कोई धमकी दे रहा है, इजराइल कोई थ्रेट दे रहा है, तो हमें लगता है जो ईरान का इतिहास रहा भी है उसको लेकर ईरान इसको हल्के में नहीं लेगा। कोई ऐसा पहला वाकया नहीं है जो मैंने आपको बताया कि भाई आईआरजीसी का चीफ ऑफ स्टाफ है, साथ में एयरफोर्स का कमांडर है, दोनों वीडियो जारी करते हैं और अगले दिन दोनों इस दुनिया में नहीं रहते हैं। इसी हालिया ऑपरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे इजरायली फोर्सेस के हसन सलामी हैं। एक दिन पहले ये धमकी दे रहे थे, अगले दिन इजराइल ने इनको एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है डॉक्टर महमूद मेहदी तेरांची, अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही फॉर्मर हेड है ईरान एटॉमिक एनर्जी के, अब इस दुनिया में नहीं है। आईआरजीसी कमांडर मैंने जैसे आपको बताया, अब इस दुनिया में नहीं है। कमांडर आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स तगी हजीबुल्ला नहीं है अब इस दुनिया में। इसके अलावा हेड ऑफ कायद फोर्स इस्माइल कानी अब इस दुनिया में नहीं है। आईआरजीसी चीफ ऑफ स्टाफ महमूद बघेरी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी भी देश के आर्म फोर्सेस के सेनाओं के प्रमुख कमांडर, आर्म फोर्सेस का चीफ, जब आपका दुश्मन देश इतने पिन पॉइंट स्ट्राइक में उनको निपटा रहा है, उनको ख़त्म कर दे रहा है, एलिमिनेट कर दे रहा है, तो आप समझिए कि किसी भी देश की सेना के मोरल के लिए ये कितना गलत है। आप कैसे अपनी सेना का, अपनी फोर्सेस का या फिर अपनी जनता का जो है मनोबल ऊंचा रख सकेंगे? आपके बड़े कमांडर्स जो एक दिन पहले धमकी देते पाए जाते हैं, अगले दिन वो ढेर हो जाते हैं। तो ये बात ईरान को समझने की ज़रूरत है कि मोसाद केवल धमकी नहीं दे रहा है, या इजराइल तेल अवीव केवल धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि इजरायलीज ईरान के सिस्टम में बुरी तरह से घुसे हुए हैं। वो चाहे उनकी आर्मी हो, आईआरजीसी, या फिर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, या फिर कुछ भी ईरान के अंदर हो रहा कुछ भी ऐसा जो इजराइल के लिए खतरा हो, इजराइल वो सब कुछ जानता है। इजराइल के लिए जो कोई भी ईरान के अंदर, वो चाहे मिलिट्री लीडरशिप का आदमी हो, वो चाहे पॉलिटिकल नेता हो, वो चाहे कोई साइंटिस्ट हो, जिसके दिमाग में ये है कि वो इजराइल को ख़त्म कर देगा, उस सब के बारे में मोसाद जानता है, उन सब के ठिकानों के बारे में मोसाद जानता है। और यही कारण है इन पिन पॉइंट स्ट्राइक्स में आपको आम लोगों के मरने की घटना से ज़्यादा इजराइल ये बता पा रहा है, उनके फोटोज़ जारी कर पा रहा है कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये आईआरजीसी के चीफ थे, ये न्यूक्लियर बम बना रहे थे, पूरी कहानी बता रहा है। लेकिन इससे इतर एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, इजराइल ने किया है, आपकी और इजराइल की लड़ाई है, यूएस का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमसे मत उलझना। ये सीधी सीधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई है, हमसे मत उलझना, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे। और वही दुनिया के अखबारों ने लिखा है, नो यूएस रोल इन ईरान अटैक। ट्रंप कह रहे हैं इफ अटैक्ड फुल स्ट्रेंथ ऑफ आर्म फोर्सेस विल कम एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर। ईरान से ये कहा जा रहा है कि जो पहले नहीं देखा होगा, जो आपको अंदाज़ा नहीं है, उस फोर्स के साथ हमारी आर्म फोर्सेस, मतलब यूएस की फोर्सेस की एंट्री हो जाएगी इस पूरी कहानी में। धमकाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब जब कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें नहीं है, तो फिर धमकाने की जरूरत क्यों पड़ी? धमकाने की जरूरत इसलिए पड़ी, पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अमेरिकी आर्मी के बेसेस हैं, और अमेरिका को इस बात का खतरा है कि अगर ईरान इजराइल से ठीक से नहीं निपट पाया, और उसको, चूंकि ये ऑब्वियस है कि इजराइल जो कुछ भी करता है वो बगैर अमेरिकी रजामंदी के नहीं करता, ये दुनिया जानती है, और इसीलिए इस बात का डर है डोनाल्ड ट्रंप को कि कहीं अमेरिकी एसेट्स को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल मिडिल ईस्ट में निशाना ना बनाने लगे, इसीलिए वो पहले से धमका रहे हैं। इसीलिए पहले से धमका रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप लड़िए, आपको अगर इजराइल से लड़ना है तो। लेकिन आप एक बात फिर मैं कह रहा हूं कि बगैर अमेरिकी रजामंदी के इजराइल कुछ करता नहीं है। अमेरिकी हथियार, अमेरिकी गोला बारूद, जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, वो सब अमेरिकी तो होता।
वो सब अमेरिकी हथियार ही तो हैं, अमेरिकी गोला बारूद ही हैं। इसीलिए इनको लगता है कि हो ना हो ईरान अमेरिकी एसेट्स को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमका रहे हैं। इवन मिरर ने भी लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू रिस्पॉन्ड एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर इफ ईरान अटैक यूएस, कि अगर यूएस के एसेट्स को आपने मिडिल ईस्ट में निशाना बनाने का सोचा तो जो कभी नहीं देखा था वो दिखाएंगे। जब कोई बड़ा नेता जो कभी नहीं देखा था वो दिखाएंगे तो ये बड़ा गंभीर हो जाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ऐसा सीधे नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर यही बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दें तो फिर पाकिस्तान को इसको सीरियस लेना पड़ता है। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था, दुनिया भर के अखबार जो लिख रहे हैं, लिखा ये गया कि भाई ईरान एयर डिफेंस बिल्कुल फेल रहा है, और बिल्कुल सही बात है। ईरानी एयर डिफेंस इस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज था कि आपके न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, आपके एयर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, आपके आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, आपके आईआरजीसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के जो भवन हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और आपकी डिफेंस यूनिट कुछ नहीं कर पाती है। आपका एयर डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। घंटों तक इजरायली जेट्स, इजरायली F-35, इजरायली F-15, F-16 जैसे फाइटर जेट्स ईरान के वायुसेना में दाखिल ही नहीं होते, बल्कि ईरान के आसमान में गरजते हैं और उसका कोई जवाब ईरान के पास नहीं होता है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई जहां तक है, यह लड़ाई आमने सामने सेनाओं की नहीं है, यह लड़ाई टेक्नोलॉजी की पहचान, यह लड़ाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वॉरफेयर, ड्रोन वाला कहानी, एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब की कहानी है, और इसमें ईरान बेहद पीछे है। लेकिन एक चीज है जिसमें ईरान बेहद आगे, वो हम आपको आगे बताते हैं। अब आप ये देखिए, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कुछ वीडियोस और कुछ ट्वीट्स किए हैं, हम आपके स्क्रीन पर वो वीडियोस प्ले कर रहे हैं, और साथ ही उन वीडियोस के साथ जो मैसेज है वो समझना जरूरी है। एक वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है, ईरान मेड इट्स इंटेंशन क्लियर, वी हैड नो चॉइस बट टू एक्ट, एंड ईरान मूव्स टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स एंड टारगेटिंग इनोसेंट civilians. The IDF is taking action to protect Israel and to stop a threat the world can't afford to ignore. इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि खामनेई साहब हैं, और साथ में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं कि हमारे पास कोई चांस नहीं था। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब था, और उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हाल फिलहाल में बेहद तेज गति से बढ़ाया था, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं था सिवाय इसके कि हम ईरान पर सीधा हमला बोल दें, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर सीधा हमला बोल दें। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक और ट्वीट करती है जिसमें कहा जा रहा है, 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दैट्स हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स ईरान कुड हैव मेड बिफोर वी स्टॉप्ड देम, वी हैड नो चॉइस बट टू ऑपरेट, इट्स फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कम से कम 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब थे, हमारे पास ऑपरेशन लॉन्च करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये हमारे सर्वाइवल का सवाल है। आईडीएफ ने एक और ट्वीट किया जिसमें ईरान के मिसाइल रेंज को दिखाया गया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल रेंज, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है अमेरिका और इजराइल के लिए, जहां तक इन दोनों देशों का सवाल है। आईडीएफ ने एक और ट्वीट किया, द आईडीएफ कंप्लीटेड एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स on targets in Tehran related to Iranian regime's nuclear weapons project. The target include the Iranian Ministry of Defense headquarters, the headquarters of SPND nuclear project, and additional target which advance the Iranian regime's efforts to obtain a nuclear weapon and where the Iranian regime hide its nuclear archive. इन्होंने ये कहा कि भैया हमने सारे हेडक्वार्टर, न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां भी आप प्लान कर रहे थे, जहां भी उसके आर्काइवल्स थे, हमने उनको प्रिसाइज अटैक किया है। हमने तेहरान का जो रिजीम है, जो ईरानी गवर्नमेंट है, हमने उनको सीधा कह दिया कि भैया हम मारेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इजराइल मार रहा है, ऐसा नहीं है। इजराइल में भी ज़बरदस्त अटैक किया है ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा। मैंने आपको बोला कि इजराइल और ईरान में ऐसे अगर आप हथियारों के कंपैरिजन करें, टेक्नोलॉजी का और इसके अलावा इंटेलिजेंस का,
तो इसमें आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन इजराइल के लिए सबसे डरावनी चीज जो है वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। अपने तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स को ईरान ने तेहरान की तरफ भेजा, इजराइल की तरफ भेजा, और तेहरान या अलग अलग शहरों में इजराइल के जबरदस्त तबाही हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पहले दिन की है जो इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तेहरान और अलग अलग इस्फहान बाकी शहरों में। ये पहले दिन की तस्वीर है और ये है ईरानियंस के जवाब। हमने कुछ तस्वीरें लगाई हैं, इसके अलावा कुछ वीडियोस जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आयरन डोम फेल हो गया है। आयरन डोम इजराइल के अंदर फेल हुआ है क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े हैं ईरान ने कि उनको डिटेक्ट कर पाना इजरायली एयर डिफेंस के बस का नहीं है। कोई भी एयर डिफेंस होगा, अगर उनको आउटनंबर्ड कर दिया जाएगा और बड़े नंबर्स में अगर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल छोड़े गए तो फिर ये संभव नहीं है। कुछ मिसाइलें तो अपनी जगह अपने निशाने को हिट करेंगी ही, लेकिन बड़ी मात्रा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल को निशाना बनाया है। देखिए, ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल का, इसमें एक बेसिक चीज आपको समझना बेहद जरूरी है, वो ये इजराइल अपनी एयरफोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है ईरान पर अटैक करने के लिए। इजराइल अपनी मिसाइल पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब अपनी जमीन पर रहकर भी ईरान पर निशाना बना सकता है, और अपने एयर पावर का, अपने एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, ये केवल इजराइल के संबंध में मैंने दो चीजों का जिक्र किया है, लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान एयर पावर के लिहाज से अगर इजराइल के सामने देखें तो मुझे जीरो लगता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जीरो इसलिए लगता है क्योंकि इजराइल ऑपरेट करता है 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35, इजराइल ऑपरेट करता है F-15 ईगल, इजराइल ऑपरेट करता है F-16 फाल्कन जैसे फाइटर जेट्स, और ईरान का जो एयरफोर्स है इनके पास बहुत सीमित संसाधन है। Su-24 आज भी ये चला रहे हैं। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो Su-24 और इसके अलावा कुछ ब्रिटिश जमाने के कुछ फाइटर जेट्स हैं और एक आध अमेरिकी फाइटर जेट्स का भी एस्क्वाड्रन है, लेकिन वो फाइटर जेट्स बेहद पुराने हैं। और जहां तक बात करें इजरायली एयरफोर्स और ईरानियन एयरफोर्स, दोनों में कोई तुलना नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर ईरान ये लड़ाई लड़ेगा कैसे? तो ईरान पहले कैसे लड़ रहा था? ईरान, ये रहा ईरान यहां लड़ रहा था। लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, गाजा में हमास को सपोर्ट कर रहा था, और जब आप यहां आएंगे यमन, तो यहां ये हुतीज को सपोर्ट कर रहा था। 3 प्रॉक्सीज। हुतीज अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी शिप्स पर अटैक करते हैं। आपको पता है कि हमास ने जो कुछ गाजा में 7 अक्टूबर को किया इजराइल के अंदर, उसके बाद जो कुछ गाजा का इजराइल ने किया वो दुनिया जानती है। इसके बाद आपको लेबनान और हिजबुल्लाह की कहानी पता है कि नसरुल्लाह ने जो है लेबनान के हिस्से की तरफ से जो है इजराइल पर अटैक शुरू किए। बाद में बड़ा एक्सटेंसिव ऑपरेशन शुरू किया इजराइल ने लेबनान के अंदर, और हिजबुल्लाह को भी एक तरह से जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि मौजूदा लड़ाई में जो ईरान हिजबुल्लाह को, यहाँ हुतीज को, हमास को ऑपरेट कर रहा था, जब ईरानियंस ने कहा कि हमें तुम्हारे मदद की ज़रूरत है हिजबुल्लाह से, तो हिजबुल्लाह ने मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट से खुद को बाहर रखने का फैसला किया। बोला भाई साहब हम नहीं लड़ेंगे आपके लिए, हो गया, फिलहाल हमें इस कहानी से बाहर रखिए। इसके अलावा आपको पता है ईरान में भी ईरान समर्थित सरकार थी, सीरिया में, माफ़ करिएगा, सीरिया में ईरान समर्थित सरकार थी बशर अल असद की। बशर अल असद को देश छोड़ना पड़ा, चले गए, तो सीरिया में भी कहानी ख़त्म है। अब आप अगर सबसे नज़दीक की बॉर्डर की भी बात करें, ईरान टू इजराइल का डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये करीब करीब 960 किलोमीटर है। बीच में इराक है, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया और ईरान बेहद बड़े दुश्मन हैं आपस में। तो फिर क्या सैन्य सेना जो है, पैदल सेना आपस में लड़ेगी नहीं, लड़ाई होगी एयर पावर की, एयर कॉम्बैट। एयर कॉम्बैट में फाइटर जेट्स के लिहाज से ईरान है जीरो, वहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। लेकिन 90s में जब बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए ईरान पर, उस समय से ईरान खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि ईरान दुनिया के देशों से फाइटर जेट नहीं खरीद सकता था,
खुद की फाइटर जेट टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो जो था उसको रखते हुए ईरान ने एक विकल्प तैयार किया। विकल्प ये कि ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ाया और उस बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज, जैसे मैंने आपको बताया, कि 2000 किलोमीटर तक, और उन बैलिस्टिक मिसाइल से ही अब जो है ये लड़ाई ईरान लड़ रहा है। और दुनिया के कुछ बड़े डिफेंस जानकारों का ये मानना है कि अब लंबे समय से तैयारी कर रहा ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा अपने हथियारों के खेमे में जमा कर चुका है। इतना हथियार, इतना बैलिस्टिक मिसाइल कि उसका 10% भी अगर ईरान ने खर्च कर दिया और अगर सही सही निशाना इजराइल पर लग गया तो इजराइल का बचना नामुमकिन है। इजराइल क्षेत्रफल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ईरान के सामने 80 गुना छोटा है। इजराइल कितना बड़ा है तो उसके लिए एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। इजराइल हमारे मिजोरम जितना है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मिजोरम या मेघालय ले लीजिए, इतना ही बड़ा इजराइल है। उसमें 1 करोड़ के आसपास की आबादी रह रही है। लेकिन एक इजराइल ने, चूंकि चारों तरफ से दुश्मन ही है, चारों तरफ से मुस्लिमी देश हैं, हर कोई इजराइल के खात्मे की चाहत रखता है, हर मुस्लिम देश, तो इजराइल ने टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरली अपने आप को इतना मजबूत किया, इतना तैयार किया कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो इजराइल से टकराए। और पूरे मिडिल ईस्ट में एक ही देश है जो बार बार थोड़ा बहुत चैलेंज करता है इजराइल को, वो है ईरान। वो इसलिए भी करता है कि एक तो खेमेबाजी मिडिल ईस्ट के अंदर भी है। इवन मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे मुस्लिम देश अब इजराइल के दोस्त हैं। लेकिन चूंकि मुस्लिम वर्ल्ड में एक अपना अलग चेहरा पेश करना है, अपने आप को अलग दिखाना है, तो ईरान ने हमेशा इजराइल के खिलाफ तमाम प्रोक्सीज जो हैं, वो चाहे हिजबुल्लाह हो, वो चाहे हमास हो या हुतीस हो, उनको पैसे दिए, हथियार दिया, सब दिया। लेकिन इस बार कहानी ये आ गई कि इजराइल को ये लगा कि जिस तेजी से ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो फिर इजराइल के लिए इससे बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट में कुछ हो नहीं सकता है। इजराइल आज तक खुद को सुरक्षित रखे हुए है, या फिर इस बेतरतीबी से या बगैर किसी नियम कायदे के, कभी लेबनान में, कभी मिडिल ईस्ट के किसी दूसरे हिस्से में, या सीरिया में, या ईरान में हमले कर पाता है। कारण इसका यह है क्योंकि खुद न्यूक्लियर पावर है, सामने वाला न्यूक्लियर की तैयारी करता है, इसको न्यूक्लियर पावर होने नहीं देता, तो वहां पावर बैलेंस हमेशा इजराइल के पक्ष में रहता है। लेकिन जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर हो गया, आप यकीन करिए ईरान क्यों सुनेगा फिर इजराइल की? क्या फिर ईरान पर किसी तरह का दबाव बना पाना अमेरिका या इजराइल या दुनिया के फिर किसी देश के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल के साथ तमाम पश्चिमी देश और अमेरिका है। इजराइल और अमेरिका के बीच ये डील है कि जब भी हम युद्ध में होंगे तो आपको आना ही पड़ेगा। अमेरिका ना चाहते हुए भी अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है या इसका रूप और भयंकर होता है तो अमेरिका की एंट्री निश्चित तौर पर होगी। अभी अमेरिका पीछे से हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा होगा, लेकिन लड़ इजराइल रहा है। लेकिन जब ये लगेगा, क्योंकि आप देखिए कि 1 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है इजराइल, बहुत ताकतवर है, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, बहुत टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन जो एक साधारण चीज़ है, आप इनका क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या कम है। तो इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो ये अलग तरह के खतरे अपने साथ लेकर के आता है। इसलिए आपको मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस युद्ध में निकल करके आ रही हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो गया तो फिर इजराइल के अस्तित्व पर एक भयंकर खतरा है। इसीलिए इजराइल हमेशा ये कोशिश करता है कि ईरान कभी वो मिलिट्री पावर या न्यूक्लियर पावर हो ही ना सके। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एयर पावर आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद देख लो, ये नंबर्स पे ना भी जाएं, जो फाइटर जेट्स इजरायली फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट, F-16, F-15, इन जेट्स का कोई जवाब नहीं है ईरान के पास। इसीलिए जो बड़ा चैलेंज है अगर इजराइल के लिहाज से देखें तो ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम, जो मिसाइल प्रोग्राम है, और ईरान के लिहाज से अगर देखें तो आप यकीन मानिए मोसाद ईरान के अंदर, ईरान के हर सिस्टम में पेनिट्रेट कर चुका है, बिल्कुल अंदर तक। मोसाद और इजराइल को ईरान के एक एक कदम की खबर होती है, और यही कारण है कि पूरे ईरान में हर जगह
जितने भी सामरिक महत्व वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको इजराइल ने बर्बाद कर दिया है।